Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kem Cho. Welcome to our own platform that is Chemistry by Saloni Singh. Myself your mentor. बेटा की हाल चाल कैसे हैं आप सब? यस तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज 7 मार्क्स का है और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करें। इसीलिए मैंने आपके लिए ये सेशन प्लान किया है। सो विद इन 60 मिनट्स हमारा टारगेट है कि बायोमोलिक्यूल्स को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और जो जो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो जो डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स हम फटाफट से कवर करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आई होप यू ऑल आर सिटिंग विद योर टेक्स्ट बुक्स। हियर वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट सेगमेंट एंड यहाँ पर बेटा क्या क्या ध्यान रखना है। तो बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए। ठीक है, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, तो आपको डेफिनेशन कौन सी लिखनी है? द कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स which produces such units on hydrolysis। या तो ये खुद पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि they possess more than one OH group, correct? Just a second. They possess more than one OH group, correct? तो एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर उस कंपाउंड के अंदर है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड कंपाउंड्स या कीटोनिक कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, या फिर अगर वो हाइड्रोलिसिस करने पर ऐसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो भी हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस फर्स्ट पेज से दैट्स इट, यही चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 2 पे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आप करते हो कार्बोहाइड्रेट का तो आपने 3 कैटेगरी पहले से ही डिफाइन की है, मोनोसैकेराइड, देन your oligosaccharide and then you have your polysaccharides, correct? मोनोसैकेराइड्स जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी, द कार्बोहाइड्रेट्स, यस ये रहा, the carbohydrates that cannot be further hydrolyzed to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is known as monosaccharides। मोनोसैकेराइड्स में बेस्ट एग्जांपल आपको क्या याद रखने हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? जो हाइड्रोलाइज होने पर 2 या 2 से ज्यादा यानी 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, दे आर नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स। वेरी गुड, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज होने के बाद प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट बेटा। बेस्ट एग्जांपल है कुछ डाइसैकेराइड्स के, तो आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज योर डाइसैकेराइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर एक ग्लूकोज देता है और एक बेटा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जनरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस, दे आर नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल जितने भी स्टार्च हो गए, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम, ये सब पॉलीसैकेराइड्स हैं, मतलब हाइड्रोलाइज होने पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देते हैं, ठीक है। ऑल्सो दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन या स्टार्च को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, हल्का सा सार टेस्ट होता है। सो दे आर नॉन शुगर इन नेचर, उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके बेटा, चलिए कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं all those carbohydrates, please keep down this definition in your head, please, all those carbohydrates which reduces Fehling solution and tolerance reagent, they are known as reducing sugar। तो जो भी टॉलिन और फेलिंग को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग होगा, जो रिड्यूस नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगे, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं
मोनोसेकेराइड्स को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम दे पोजेस एंड विच काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे पोजेस। अगर 3 कार्बन एटम है तो ट्रायोस, 4 तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, 7 है तो हेप्टोस। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्डो ट्रायोस, अल्डो टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस एंड अल्डो हेप्टोस। अगर यही कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस एंड कीटो हेप्टोस। करेक्ट, ओके, डन। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता था? ओलिगोसेकेराइड की डेफिनेशन हो सकती है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन हो सकती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स इट। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है। दैट्स मोर देन इनफ। नाउ नेक्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज बेटा। तो ग्लूकोज के प्रेपरेशन के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आप शुगर केन से इसे प्रिपेयर कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सो आई विल शो यू, प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन। ठीक है, आपके पास C12H22O11 है। आप वाटर की प्रेजेंस में वाटर एंड एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 तो बेसिकली है तो सुक्रोज ना, एंड यू नो दैट सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस गिव्स यू बेटा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। दूसरा, यू कैन प्रिपेयर द ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च के लिए फॉर्मूला याद रखिए C6H10O5N। N वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में इट विल गिव यू N मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। और कमर्शियली अगर ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है यानी मास स्केल पे सिंथेसाइज करना है तो दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, अब इसमें ये रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं सीखा है तो ये देख लीजिए। CHO लिखना है, 6 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो CHOH 4 टाइम्स लिख लिया और नीचे आप लिखेंगे CH2OH। सारे रिएक्शंस इसी फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है बेटा? ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है। अल्डोहेक्सोज यानी 6 कार्बन एटम विथ अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो हमने एक्सपेरिमेंटली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाया है C6H12O6। करेक्ट। प्रोलॉन्ग अगर HI की प्रेजेंस में हीट करते तो ये रिएक्शन आता है। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये नॉर्मल हेक्सेन देता है, एक स्ट्रेट चेन देता है, इंडिकेटिंग दैट देयर आर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द ग्लूकोज चेन। करेक्ट, ओके। दूसरा, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं ग्लूकोज में, तो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम NH2OH और HCN के साथ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को नहीं पता है? तो लेट मी टेल यू, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जब आप NH2OH से ट्रीट करते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन से, सिर्फ वाटर रिमूव करना होता है बेटा, ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NOH NH। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन जनरेट होता है। सिमिलरली HCN के साथ क्या जनरेट होता है? साइनोहाइड्रीन। करेक्ट, तो साइनोहाइड्रीन भी अटैचमेंट करनी आपको आनी चाहिए। अगर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा बेटा, CN एक न्यूक्लियोफाइल है, आकर यहाँ अटैच होगा और H यहाँ पर आकर अटैच होगा, तो CN और OH अटैच हो जाएंगे वहां पर, इंडिकेटिंग दैट C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है, अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है मैम, ये अल्डिहाइडिक है या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो आपको उसे ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कैरी आउट करना पड़ेगा। इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या करता है, आपके अल्डिहाइडिक ग्रुप को बेटा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, गिविंग यू ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड आपने बना लिया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि देयर आर
5 OH ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। 5 OH ग्रुप को प्रूफ करने के लिए, 5 OH ग्रुप्स को प्रूफ करने के लिए बेटा हम उसे क्या कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं। जहां पर भी OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जा रहा है किससे, COOCH3 ग्रुप से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्या बना रहा है, पेंटा एसिटेट जनरेट कर रहा है, इंडिकेटिंग 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट ओवर देयर। करेक्ट। छठा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। अगर आपको ये प्रूव करना है कि इसके पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी ये वाला जो OH ग्रुप है, एक OH ग्रुप है बेटा वो प्राइमरी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑक्सीडेशन कैरी आउट कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो आपको पता है कि अल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल भी एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर आपके पास ग्लूकोनिक एसिड है उसका भी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर वाला तो COOH है, नीचे वाला ऑक्सीडाइज होके COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला कंपोनेंट है ये है सैकरिक एसिड विद 2 COOH ग्रुप्स। ग्लूकोनिक एसिड के पास सिर्फ एक ही COOH ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 रिएक्शन हुए। ठीक है बच्चों, अब मुझे यहाँ पर आपको बताने दो कौन कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट थे और आपको एकदम 100% उसको तैयार करना है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए आपको रिएक्शन आना चाहिए HI के साथ, आपको रिएक्शन आना चाहिए ब्रोमीन वाटर के साथ, आपको रिएक्शन आना चाहिए NH2OH एंड HCN के साथ, उसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एंड लास्ट इज बेटा 1 2 3 4 हमने कर लिए। ठीक है, स्ट्रेट चेन प्रूफ किया, कार्बोनिल ग्रुप प्रूफ किया, ब्रोमीन वाटर से यहां से पता चला स्ट्रेट चेन। ठीक है, यहां से पता चल रहा है आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ब्रोमीन वाटर से आपने NH2OH से प्रूफ किया कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपने ब्रोमीन वाटर से प्रूफ कर दिया। अब 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, ये आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से प्रूफ कर दिया। OC डबल बॉन्ड O COCH3। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से जब आप ट्रीट करते हैं तो ये मिलता है। और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके आप सैकरिक एसिड बनाते हैं और वो ये प्रूफ करता है कि इसके पास क्या है बेटा, क्या है, 1 प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। इस तरीके से 5 रिएक्शन हो गए और छठा इंपॉर्टेंट था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने डिटरमाइन किया। ऑल इन ऑल इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जहां से क्वेश्चन आता है कि आपके D और L कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हो कैपिटल D या कैपिटल L में ग्लूकोज लिखा है तो उसका क्या मतलब होता है। तो भाई बच्चों, एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर अगर आपका OH ग्रुप बेटा राइट हैंड साइड पे है तो मैं इसे कैपिटल D ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करूंगी, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मैं उसे कैपिटल L ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिप्रेजेंट करूंगी। इस तरीके से कैपिटल D एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन दोनों डिफरेंट हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पर OH ग्रुप राइट साइड पे हो तो कैपिटल D, लेफ्ट साइड पे हो तो कैपिटल L से ग्लिसरॉल्डिहाइड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से कंपेयर करके चीजें बताई जाती है। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर D ग्लूकोज लिखा है, ये रेगुलर ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है बेटा। आप ध्यान से देखिए, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पर भी OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, इसीलिए D ग्लिसरॉल्डिहाइड यू कैन सी केयरफुली। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पर। तो बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सिंपल, पॉजिटिव इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, और डेक्स्ट्रो रोटेशन के लिए स्मॉल d यूज किया जाता है। नेगेटिव किसके लिए यूज किया जाता है, लीवो रोटेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। चलिए अब अगला सेगमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बता देती हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि in spite of knowing all the properties there were certain reactions जो ग्लूकोज नहीं दिखा पा रहा था।
और इसकी वजह से हम उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर पे मूव हुए थे। तो ऐसे कौन से रिएक्शंस है जो ये प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। चलिए समझते हैं। अल्डिहाइड एक ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देता है बेटा, है ना। अल्डिहाइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो शिफ्ट टेस्ट देता है, वो NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है। ये दोनों टेस्ट ग्लूकोज के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट था जो हमने अभी बनाया 5 OH ग्रुप को रिप्लेस करके, इट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। नेक्स्ट, ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ठीक है। अल्फा फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन और बीटा फॉर्म का जो मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। तो 303 केल्विन पर अगर आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। एंड at 371 Kelvin it get transformed into beta glucose। तो 2 फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है, ठीक है बेटा। अगर आप ये दोनों अल्फा और बीटा फॉर्म को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लिक हेमीएसिटाल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये कैसे बनता है बेटा, तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगा इन विच OH at C5 is involved in the ring formation। अब जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका 5th कार्बन एटम और ये है आपका 1st कार्बन एटम। तो 5th कार्बन एटम एंड 1st कार्बन एटम इस तरीके से लिंक होंगे बेटा, और यहां पर आपको फॉर्म होगा हेमी एसिटाल, ठीक है। इस तरीके से आपका फॉर्म हो रहा है हेमी एसिटाल। आपको अच्छे से पता है कि अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है अल्डिहाइड ग्रुप से तो वो क्या बनाता है, हेमी एसिटाल, करेक्ट। RCOH एंड OR, ये हेमी एसिटाल होता है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक हेमी एसिटाल रिंग फॉर्मेशन कर रहा है 5th कार्बन एटम और 1st कार्बन एटम के बीच में। तो आप ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहां पर है और यहां से OH आपने रिप्लेस कर दिया। अब अल्फा और बीटा फॉर्म में क्या डिफरेंस है बेटा, तो अगर आप अल्फा फॉर्म को देखें तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाकी सारा अरेंजमेंट सेम है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन एटम के साथ जो OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से हम इसे अल्फा एंड बीटा फॉर्म बोलते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए ध्यान से, द 2 cyclic hemiacetal form of glucose they differ only in the configuration of hydroxyl group at C1 called anomeric carbon। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, what do you mean by anomeric carbon? Anomeric carbon is that carbon in which the cyclic hemiacetal form of glucose differs in the configuration at C1 carbon atom where the arrangement of OH group is different, ठीक है। तो anomeric carbon का क्वेश्चन आ गया और ऊपर से क्वेश्चन आएगा कि क्यों वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव हुए, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो हम स्ट्रेट चेन से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो वो थे शिफ्ट्स के साथ टेस्ट नहीं दे रहा, NaHSO3 के साथ टेस्ट नहीं दे रहा, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका जो पेंटा एसिटेट है बेटा ग्लूकोज का वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? तो एनोमर्स वो हैं जो जिनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज होता है, 2 स्ट्रक्चर हैं और दोनों के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंगल पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो हम उन दोनों को एनोमर्स बोलते हैं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा फॉर्म, ये एनोमेरिक कार्बन्स हैं।
ठीक है। अच्छा, अब ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो हम एक साइक्लिक पाइरान स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को बनाते कैसे हैं उसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है बेटा। तो आपको पता है कि आपका ग्लूकोज कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, देन ये कार्बन एटम। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ आपको, आप इसे लिखते हैं CHOH 4 टाइम्स CH2OH, करेक्ट। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक्सपांड करेंगे बेटा तो हमेशा याद रखिए जो राइट हैंड साइड पे आएगा, उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे लिखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऊपर लिखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं OH 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 दे आर एट द बॉटम साइड, एंड यहां पर OH फर्स्ट पोजीशन पे। OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशनिंग अलग है, इसीलिए अल्फा फॉर्म है और ये बीटा फॉर्म है। ठीक है, बाकी सब एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन एनोमर्स पे बनता है, एनोमेरिक कार्बन पे बनता है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, हाउ टू प्रूव दैट इट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स और कार्बोनिल ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और 5 OH ग्रुप। ठीक है, What do you mean by oligosaccharide? अभी तक के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। Now let's come to fructose. फ्रक्टोज ग्लूकोज लगभग सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में। यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड की जगह कीटोन है। ठीक है, कहाँ से मिलता है हमें, तो ये सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरेट होता है। ठीक है, कहाँ और नेचुरली कहाँ मिलता है, तो इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, देन हनी, देन वेजिटेबल्स। ओके, यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, तो स्वीटनर की तरह यूज होता है। इसका रेगुलर स्ट्रक्चर देखिए, CH2OH C डबल बॉन्ड O, OH इस साइड, OH OH CH2OH, करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कंपेयर किया जाता है बेटा एक 5 मेंबर्ड रिंग से, जिसे हम कहते हैं फ्यूरान, और इसीलिए इसे फ्रुक्टोफ्यूरानोस बोलते हैं। उसको पाइरानो ग्लूकोज बोलते हैं या ग्लूकोपाइरानोस ग्लूकोज के लिए, और इसको फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ठीक है, अब यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉर्म होती है बेटा, तो ये सेकंड कार्बन एटम है आपका, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में यहाँ पर इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन होता है, 5 मेंबर्ड रिंग, करेक्ट। ओके, और ये अल्फा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म, अगेन वाई, क्योंकि यहाँ पर जो आपका CH2OH ग्रुप है वो, और यहाँ पर CH2OH ग्रुप है, वो दोनों अलग अलग साइड पे हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, अकॉर्डिंगली अल्फा एंड बीटा फॉर्म। अगर मैं इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखूं तो मैं कैसे अल्फा और बीटा फॉर्म को देखूंगी, अगर CH2OH दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं तो ये बीटा फॉर्म है, और अगर CH2OH फर्स्ट एंड 6th पोजीशन पे दोनों सेम साइड पर हैं तो ये अल्फा फॉर्म है। तो यहाँ पर भी आपको एनोमर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट शुरू करते हैं बच्चों डाइसैकेराइड से। ठीक है, डाइसैकेराइड्स। ओके, अब डाइसैकेराइड तो तब आओगे ना जब आप 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को लिंक कर रहे हो। तो ये पहला मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। दोनों मोनोसैकेराइड को अगर आपको साथ में ज्वाइंट करना है तो उसके लिए जो लिंकेज होती है उसे हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? लिंकेज बिटवीन 2 monosaccharide unit through oxygen atom is known as glycosidic linkage. Finish? Okay. Now, कितने डाइसैकेराइड्स के बारे में हमें सीखना है? तो पहला हो गया सुक्रोज, सुक्रोज की प्रेपरेशन सीख लो। एक और चीज याद रखो, सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, सॉरी, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सुक्रोज क्या है? If the reducing group of monosaccharide, aldehydic और ketonic group are bonded, these are non-reducing sugars. तो भाई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सुक्रोज है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि सुक्रोज का जो अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है वो बॉन्डेड कंडीशन में होता है। वो फ्री होगा तब किसी को रिड्यूस करेगा ना, अगर वो फ्री ही नहीं है, बॉन्डेड है, तो वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुक्रोज के अंदर जो उसके अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है वो बॉन्डेड कंडीशन में, दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट देयर आर सो मेनी रिड्यूसिंग शुगर्स
लाइक माल्टोज एंड लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर, उनका अल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है। ठीक है, अब सुक्रोज को प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा, तो C12H22O11 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बार बार देख लिया हमने। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लेते हैं बहुत प्यार से, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। ध्यान से देखिएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच में होता है सुक्रोज के केस में। सुक्रोज के केस में दो मोनोसैकेराइड्स है, एक है आपका डी प्लस ग्लूकोज, एक आपका डी माइनस फ्रक्टोज। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एटम एंड बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखिए C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose generates the glycosidic linkage. Also, जो यहां से एक और क्वेश्चन आता है, what do you mean by invert sugar? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। जो सुक्रोज है पर्सनली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस होने पर वो ग्लूकोज देता है जो डेक्स्ट्रो है, एंड फ्रक्टोज देता है जो लीवो रोटेशन करता है बेटा। लेकिन लीवो रोटेशन जो है वो -92.4 डिग्री है और जो ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेशन है वो 52.4 डिग्री है। करेक्ट। अब कौन सी रोटेशन ज्यादा दिख रही है आपको? ऑफ कोर्स लीवो रोटेशन ज्यादा है। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद सुक्रोज जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वो फ्रक्टोज जनरेट कर रहा है, फ्रक्टोज ज्यादा क्वांटिटी में रोटेशन शो कर रहा है, इसीलिए इसकी रोटेशन इन्वर्ट हो गई यानी ऑपोजिट हो गई, यानी कि लीवो रोटेटरी हो गई। फिर से समझते हैं। यस, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from positive to negative, that is dextro to levo rotation, and the product is known as invert sugar। क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा पलट जाता है ना बेटा। पहले सुक्रोज इटसेल्फ इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट हाइड्रोलिसिस के बाद फ्रुक्टोज बनाता है, और जो फ्रुक्टोज होता है बेटा वो कैसा होता है? लीवो रोटेटरी, और उसकी रोटेशन ज्यादा है तो रोटेशन की साइन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये हो गया इन्वर्ट शुगर का डेफिनेशन। नेक्स्ट इज माल्टोज बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका? माल्टोज। माल्टोज के यूनिट कौन से हैं? तो देखो यही सब चीजें याद रखनी है। अल्फा डी ग्लूकोज के दो यूनिट्स हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोज के यूनिट्स C1 एंड C4 कार्बन एटम पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। द फ्री अल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1। ठीक है, C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, तो ये है आपका C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज, इट शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये OH को आप अल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर सकते हो एंड उसके बाद वो रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट कर लेगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा लैक्टोज। तो लैक्टोज किसमें आयोनाइज होता, हाइड्रोलाइज होता है? ये मिल्क शुगर है, डाइसैकेराइड है, दूध में पाया जाता है, एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। सो ऑल इन ऑल मेरे पास तीन चीजें आई। सबसे पहला आया सुक्रोज, देन आया माल्टोज, और देन आया बेटा लैक्टोज। सुक्रोज के अंदर कौन से दो कंपोनेंट थे? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, फिर आपके माल्टोज के अंदर कौन से दो यूनिट्स आ गए बेटा? दोनों आपके अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स दो हैं। और लैक्टोज के अंदर बेटा बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। खत्म। मोस्टली फर्स्ट कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, C1 एंड C4 कार्बन एटम, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज के केस में बेटा C1 एंड C2 के बीच में होगा। ठीक है, यहां पर
सुक्रोज के केस में C1 एंड C2, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये सिर्फ टेबल याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में रिगार्डिंग MCQs या असर्शन रीजन आ गया तो आपको आंसर आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमें कौन से पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं? तो सबसे पहला हो गया स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक स्टोर्ड फूड है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो, अमाइलोज एंड बेटा अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसके अंदर जो अमाइलोज यूनिट है वो बेटा वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। अमाइलोज कंपोनेंट आपका 15 to 20% स्टार्च का जनरेट 15 to 20% होल्ड करता है एंड रेस्ट इज ऑल अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग करता है। अमाइलोपेक्टिन बेटा ब्रांचिंग करता है और अमाइलोज स्ट्रेट चेन में होता है। अब इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन से होते हैं वो बता देती हूं। तो अमाइलोज के अंदर बेटा आपके अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, 200 से लेके 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं जो स्ट्रेट चेन में लिंक्ड होते हैं और C1 और C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जो आपका अमाइलोपेक्टिन है वो 85% कंस्टिट्यूट करता है स्टार्च का, पानी में घुलता नहीं है। और जो स्ट्रेट चेन होता है इसका वो C1 C4 लिंकेज शो करता है और जहां पर ब्रांचिंग होती है वहां C1 C6 लिंकेज शो करता है। आई विल शो यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये डायग्राम आपको अमाइलोज दिखा रहा है जिसके अंदर आप देख रहे हो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। इस तरीके से अगर आपके 200 से 1000 लिंक्ड है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ C1 एंड C4 कार्बन एटम तो हम उसे बोलेंगे अमाइलोज, करेक्ट, ओके। अब आ जाते हैं बेटा अमाइलोपेक्टिन के ऊपर। सी हियर, अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये आपका अमाइलोज है, बट क्योंकि यहाँ पर अच्छा ये अमाइलोपेक्टिन ही यूनिट रखते हैं, जाने दो बेटा। ये अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में आप ब्रांचिंग देख रहे हैं किस पोजीशन पर? ये C1 एंड ये C6 कार्बन एटम ब्रांचिंग हो रही है और स्ट्रेट चेन में C1 C4। तो C1 C4 स्ट्रेट चेन अल्फा डी ग्लूकोज एंड ब्रांचिंग में C1 C6 अल्फा डी ग्लूकोज, दैट इज योर स्टार्च। नाउ लेट्स कम टू सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है बेटा? सेल्यूलोज इज फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? प्लांट सेल वॉल के अंदर मिलता है एंड ये मेजरली प्लांट का कंपोनेंट है। तो इट इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड, बट यहाँ पर जो रिपीटिंग यूनिट है बेटा वो है आपका बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। यही तो याद रखना है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट रिपीटिंग यूनिट है और ब्रांचिंग किसके बीच में हो रही है बेटा? C1 एंड C4। खत्म, बस इतना ही करना है इसके अंदर भी। नेक्स्ट आ जाइए ग्लाइकोजन पे आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। तो ये एनिमल्स का स्टार्च कहा जाता है और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन से। कहां पर ये ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है? तो हमारी लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में, जहां पर हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो ये इंस्टेंटली कन्वर्ट करता है, ठीक है। जहां पर भी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो लिवर, ब्रेन या मसल्स में मेजरली जरूरत पड़ती है। एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ऑन द स्पॉट ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्सो ग्लाइकोजन यीस्ट और फंगी में भी मिलता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? फूड स्टोर करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली, ठीक है। प्लांट के सेल वॉल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज होता है एंड ऑल दी स्टफ यू कैन मेंशन। नेक्स्ट तो देखिए बेटा, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन व्हाई? बस ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप्स बेटा, 5 OH ग्रुप्स की वजह से वो एक्सटेंसिव लेवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। चलिए,
What are the expected product of hydrolysis of lactose? You are aware now. How do you explain the absence of aldehyde group in pentacetate of D-glucose? अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो पेंटा एसीटेट किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है बेटा, पेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं देता है. ठीक है, दैट्स इट. नाउ लेट्स कम टू द प्रोटीन्स. व्हाट आर प्रोटीन्स बेटा? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. विदाउट देम you cannot imagine the functioning growth, repair of the cells, correct? They are required for growth and maintenance of the body. Majorly we are going to talk about alpha amino acids. तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, what do you mean by alpha amino acid? Alpha amino acids are those acids in which, my dear students, let me tell you. हाँ जी. Alpha amino acids are those amino acids in which COOH and NH2 group, both functional groups, are linked to the same carbon atom. Then it is known as alpha amino acid. ठीक है? Now, when I'm talking about specifically certain amino acids, so let's take the first example, that is glycine. Glycine is the only amino acid which is optically inactive. This is optically inactive. It is sweet, it has sweet taste specifically, and it is optically inactive because two similar groups are attached over there. Other than that, all the alpha amino acids are optically active. Correct beta? Okay. Tyrosine cheese के अंदर मिला था, and yes, here are the list of the amino acids. You can see isoleucine, arginine, lysine. अब इस टेबल के अंदर जो स्टार मार्क्ड हैं, जो स्टार मार्क्ड है बेटा, वो है आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो कि आपकी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, आपको एक्सटर्नल सोर्सेस से लेना होता है. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स? डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. द अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दे आर नॉन इसेंशियल, एंड द वन व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, they should be included in the diet. They are essential amino acids. So essential amino acids में जो भी स्टार मार्क्ड हैं उनको आप ले सकते हो, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, करेक्ट. और इसेंशियल में प्रोलीन ले सकते हो, जो भी स्टार मार्क्ड नहीं है. दो एग्जाम्पल याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो विथ एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना पड़ता है. चलिए, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes my dear students, the next question is zwitterion. What do you mean by zwitterion? So when I'm talking about this amino acids has acidic and basic group both. Acids have the tendency to lose proton, base have the tendency to accept proton, and thus they form RCH, C double bond O, single bond O minus and NH3 plus. Correct? जब ये दो डाइपोलर स्पीशीज सेम मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं बेटा ज्विटर आयन. गॉट इट? ठीक है. तो यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो, इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन टू फॉर्म अ डाइपोलर आयन दैट इज नोन एज ज्विटर आयन. ठीक है. Due to this, in zwitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they react with both acid and base. तो ये assertion reason में question आ सकता है. zwitter ion form में जो आपका अमीनो एसिड है बेटा, वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है और वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है. खत्म. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. This I have already told you. ठीक है. चलिए, now let's talk about structure of protein and peptide bond या peptide linkage. तो बेटा ये देखिए, ये आपका पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, दोनों के बीच में लिंकेज होनी चाहिए. तो ये देखिए, ये NH2CH2COH, NH2CH2COH. यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ वाटर बाहर निकालना है. वाटर बाहर निकालोगे तो जो लिंकेज जनरेट होगी उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड लिंकेज इज अ काइंड ऑफ अमाइड लिंकेज. डिफाइन कैसे करोगे?
Peptide linkage is an amide formed between COOH group and NH2 group. Correct? जब दो अमीनो एसिड लिंक हो तो हम उसे डाइपेप्टाइड बोलेंगे, 3 लिंक हो तो ट्राइपेप्टाइड. If 4 amino acids are linked, tetrapeptide, 5 are linked, pepta 6, and so on. If more than 5, I can say more than 10 is linked, then polypeptide chain कहते हैं उसे. पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कब कहते हैं? जब उस पॉलीपेप्टाइड चेन का मास बेटा 10,000 U से ज्यादा हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन. Polypeptide with fewer amino acids are called proteins. Polypeptide with fewer amino acids are likely to be called protein if they are ordinarily have a well-defined conformation of protein such as insulin. तो usually हम क्या कहते हैं? हायर मोलार मास वाले को हम प्रोटीन कहते हैं जिसका मास 10,000 U से ज्यादा हो. लेकिन इंसुलिन ऐसा केस है जिसके पास सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नाम दे देते हैं इंसुलिन, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन. तो ये एक एक्सेप्शन हुआ. अब आ जाइए प्रोटीन का क्लासिफिकेशन समझते हैं. तो बेस्ड ऑन इट शेप इट कैन बी फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर. तो क्वेश्चन यहां से आता है बेटा, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? वेरी सिंपल, देख लीजिए. So when the polypeptide chain run parallel and are held together, देखो इस तरीके से, when the polypeptide chain are running parallel to each other and they are held together by, तो बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है. जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये आपके हेयर में फाइब्रस प्रोटीन है बेटा, और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है. तो केराटिन दैट इज प्रेजेंट इन हेयर, वुल एंड सिल्क, मायोसिन दैट इज प्रेजेंट इन योर मसल्स, दे आर ऑल व्हाट? फाइब्रस प्रोटीन. नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन कैसे होते हैं बेटा? दे आर स्फेरिकल इन शेप, soluble in water, and example is insulin and albumin. खत्म. Okay. Based on how they are being coiled, they can be classified into primary, secondary, tertiary and quaternary. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जरा ध्यान से सुन लेना. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जहां पर अमीनो एसिड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक्ड होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है. तो each polypeptide in a protein amino acid linked with each other in a specific sequence, that is known as primary structure. हर प्रोटीन के लिए ये स्पेसिफिक सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो उसे अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड में डिवाइड कर सकते हैं बेटा. ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायग्राम देख सकते हो आप. ठीक है. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो रेगुलर फोल्डिंग है, और ये सबसे कॉमन वे है अरेंजमेंट का. ऑल्सो इसके अंदर जो बैकबोन है वो स्टेबलाइज्ड कैसे है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. करेक्ट. ओके. अब आ जाते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में. तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में बेटा क्या होता है? दे आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे रिजेंबल्स टू द प्लीट्स जस्ट लाइक द साड़ी प्लीट्स. ओके. नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कैसे डिफाइन करोगे? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड फर्दर इवन मोर फोल्डिंग गिव यू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. याद रखना, जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था, सॉरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किससे स्टेबलाइज हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड से. यानी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहे हैं. लेकिन जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं स्टेबलाइजेशन के लिए? तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वान डर वाल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. 4 बॉन्ड. तो 3 डिग्री में 4 बॉन्ड इन्वॉल्व है, 2 डिग्री में एक तरह का बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है. अब आ जाते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो सुपरली कॉइल्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर,
ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जहां पर ओवरऑल फोल्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन किया है, तो दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कई बार 2 मार्क्स में इसके ऊपर आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? वेरी सिंपल लैंग्वेज में आंसर क्या लिखोगे? देखो बेटा, कोई भी प्रोटीन एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर रेंज में ही अच्छे से काम करता है, अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, अगर आप पीएच बढ़ाते हो या घटाते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उसका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो what is denaturation of protein? Let's see the definition. During denaturation of protein, secondary and tertiary structure get destroyed, but primary structure of protein remain intact. Example, coagulation of egg white while boiling. तो जब आप अंडों को उबालते हो तो उसके अंदर जो coagulation होता है उसमें secondary and tertiary structure destroy हो जाता है, primary structure intact रहता है। Same way बेटा, lactic acid which is used in production of curd from the milk, that is also example of denaturation of protein. ठीक है, अब index question देखो, the melting point and solubility in water of amino acids are generally higher than that of corresponding halo acids. You know the answer, correct? Hydrogen bonding. Where does the water present in egg go after boiling the egg? So that water is basically used in extensive level of hydrogen bonding. सबका आंसर यहाँ hydrogen bonding ही जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसको स्पीड अप करता है। तो बेसिकली एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच हेल्प टू स्पीडन अप और फास्टन अप द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। यूजुअली जो एंजाइम होते हैं उनके पीछे जो सफिक्स लगा होता है वो होता है ASE। फॉर एग्जाम्पल, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज यूज किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट and reduction of another substrate known as oxidoreductase enzyme. उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारा काम यह है कि ASE जहां पर भी हो वहां पर हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंजाइम यूजुअली आपका एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, अब आ जाओ विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होता है और उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको डिजीज हो जाती है। तो विटामिन्स बेटा are the organic compounds required in the diet in small amount to perform biological function for normal maintenance and optimal growth of health in the organism. जो भी ये बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट किया है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, कितने विटामिन हैं आपके? मेजरली विटामिन में से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन? तो ऐसे विटामिन जो सपोज आज मैंने दाल चावल खाया, गाजर का हलवा खाया, ठीक है, तो गाजर के हलवे में बेटा कैरेट था, कैरेट आपको विटामिन ए प्रोवाइड करता है। विटामिन ए क्या हुआ? वो आपके फैट एंड ऑयल सेल्स के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन है क्योंकि वो फैट एंड ऑयल के अंदर सॉल्युबल है एंड वो उनके अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपके जितने भी फैट टिश्यूज हैं उसके अंदर विटामिन ए स्टोर हो जाएगा। सो ऐसे कौन से विटामिन है? ए, डी, ई एंड के। A, D, E and K, they are fat soluble vitamins. They can be stored in liver, they can be stored underneath the skin, that is in the adipose tissues. Water soluble vitamins वो होते हैं जो आप जैसे ही कंज्यूम करते हैं ऑन दैट सेम डे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो उन्हें आपको डेली कंज्यूम करना पड़ता है। और इसमें एग्जाम्पल है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट विटामिन B12। तो विटामिन B12 को छोड़कर सारे वाटर सॉल्युबल हैं। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए की डेफिशिएंसी से जेरोप्थेल्मिया, B1 यानी थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरीबेरी, B2 से सिलोसिस, B6 से कन्वर्जन, B12 से पेरिनीशियस अनेमिया, विटामिन सी से स्कर्वी और डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स या फिर सॉफ्ट बोन्स। कौन से सोर्सेज है जहां से मिलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है।
बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। ई की डेफिशिएंसी से आरबीसी बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है और मस्कुलर वीकनेस होती है। के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है और ब्लड क्लॉट होने में ज्यादा वक्त लगता है। एंड द लास्ट वन इज योर न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा दो ही न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, डीएनए एंड आरएनए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हेरिडिटरियल मटेरियल, दे कैरी द हेरिडिटरियल इंफॉर्मेशन, करेक्ट, ओके। अच्छा, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड ये जो डीएनए एंड आरएनए है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब देखो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं, यहां पर देख रहे हो जितने भी न्यूक्लिक एसिड है बेटा वो किसके कंपोज्ड होते हैं, तो उनके अंदर होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। जब पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस, pentose sugar, phosphoric acid and nitrogenous base containing heterocyclic compound is there, this combination is known as nucleotide. And when several such nucleotides are arranged in a straight chain, they form the DNA, correct? In DNA molecule, the sugar moiety is beta D2-deoxyribose, whereas in RNA it is beta D राइबोस। कहने का मतलब ये है, अगर दोनों के स्ट्रक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो राइबोस के केस में यानी आरएनए के केस में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, बट डीएनए के केस में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है और इसे राइबोस कहा जाता है। फिनिश, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि हमने कहा कि इनके पास नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आपका डीएनए है तो डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल होता है। AT यहां पर लिख देती हूं। तो अगर आपका RNA है तो उसके पास ATGC ये 4 होते हैं, लेकिन अगर आपके पास, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चों, सॉरी, यस, अगर आपका DNA है तो आपके पास ATGC ये 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। बट जो RNA होता है उसमें एडेनिन, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है और फिर G एंड C, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन होता है, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन होता है डीएनए के अंदर। एंड आरएनए के अंदर बेटा थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लो, एडेनिन भी 2 साइक्लिक मेंबर्ड रिंग है, एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड। NH ग्रुप 3 होते हैं, यहाँ पर भी NH ग्रुप 1, 2, 3 होते हैं, यहाँ पर अमीनो ग्रुप की जगह C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड रिंग का होता है। तो साइटोसिन को अगर आप कंपेयर करो थाइमीन से तो 2 NH2 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे एक NH और यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। हालांकि इस पे क्वेश्चन आता नहीं है स्ट्रक्चर पे, आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस कैसे लिखोगे। तो अब आपको पता है डीएनए को डीऑक्सीराइबो बोलते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मिसिंग होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। दूसरा, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं ATGC, आरएनए के अंदर AUGC, ठीक है, थाइमीन की जगह यूरासिल होता है, ठीक है। डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो 3 डिफरेंस हो गए 3 मार्क के लिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो मैंने आपको बोला कि न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए हमें 2 टर्म करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड,
ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर होता है। ठीक है। जब फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर दो तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमरिक चेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट। तो ये देखिए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अब दिखा देते हैं। तो ये बेस हो गया, ये 5 कार्बन एटम वाला पेंटोज शुगर, और ये फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड, बेस, पेंटोज शुगर, बस बेस एंड पेंटोज शुगर, दैट इज योर न्यूक्लियोसाइड। तो डेफिनेशन अब आपको क्लियरली आनी चाहिए। करेक्ट। ये देखिए यहाँ पर भी दिखेगा आपको, बेस शुगर फॉस्फेट, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। बेस शुगर फॉस्फेट, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। तो ये पहली न्यूक्लियोटाइड यूनिट, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट। पहली और दूसरी न्यूक्लियोटाइड यूनिट किस लिंकेज से लिंक होते हैं? तो इस लिंकेज को बोला जाता है बेटा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये लिंकेज किसके बीच में होता है? तो शुगर के 5th कार्बन एटम से, यानी पेंटोज शुगर का 5th कार्बन एटम एंड 3rd पोजीशन ऑफ अनदर शुगर, पेंटोज शुगर, यानी एक पेंटोज शुगर के 3rd कार्बन एटम तो दूसरे पेंटोज शुगर के 5th कार्बन एटम से जो लिंकेज करते हैं उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। खत्म। ठीक है बेटा। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या होता है? 2 nucleotides are linked together by phosphodiester linkage with 3rd carbon atom of 1st pentose sugar to 5th carbon atom of 2nd pentose sugar. Correct? इस तरीके से पेंटोज शुगर, बेस एंड फॉस्फेट जब n टाइम रिपीट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अगेन एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हाउ मेनी RNAs exist in our body? तो दे आर मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। ठीक है। ये 3 टाइप के आपके RNA एग्जिस्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। एक और चीज जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है बेटा कि जो आपने पेंटोज शुगर बोले ना, सॉरी नाइट्रोजनस बेस बोले, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। सो गुआनिन साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यू कैन सी हियर, एंड दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, दैट इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉइंट लिखा है, द 2 strands are complementary to each other and hydrogen bonded. Adenine form hydrogen bond with thymine, cytosine form hydrogen bond with guanine. That's it. And this double helical structure was discovered by Watson and Crick. है ना? तो बायो वाले बच्चों के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। एंड देन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये क्या करते हैं? हमारे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर से ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन के टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस सेल के लिए। ठीक है। आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफर करता है डॉटर सेल के अंदर, एंड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। And this protein is basically synthesized by all the 3 types of RNA that we have studied: messenger, ribosomal, and transfer RNA. But the message for the synthesis of a particular protein is present in the DNA. तो प्रोटीन किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज करना, वो इंफॉर्मेशन डीएनए से मिलती है और सिंथेसिस आरएनए करता है। दैट्स इट बेटा। देन इज योर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, and you know that certain deficiency of particular hormone leads to certain specific disease. ठीक है। जैसे कि increased level of thyroxine called hyperthyroidism, और अगर कम सिक्रीट हुआ, लेस सिक्रीशन हुआ तो लेथार्जी और ओबेसिटी यानी हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज करता है। थायरोक्सिन यानी थायराइड हार्मोन जो है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन जो है बेटा, उसकी प्रेपरेशन के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, और आयोडीन की कमी की वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये आपका हिस्सा ना एनलार्ज हो सकता है, थायराइड ग्लैंड, और इसीलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइस किया जाता है कंज्यूम करने के लिए।
इफ इट इज हैपनिंग दैट डिजीज इज नोन एज गोइटर। फिर आपके एडर्नल कॉर्टेक्स एंड गोनाड्स हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कंट्रोल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देन यू हैव इफ एडर्नल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली इट विल लीड्स टू एडेसन डिजीज या फिर हाइपोग्लाइसेमिया, वीकनेस, स्ट्रेस होगा आपको। देन वी हैव हार्मोन्स रिलीज्ड बाय योर गोनाड्स दैट आर सेक्स हार्मोन्स, सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स which are responsible for development of secondary male characters, in female secondary female characters जैसे कि deep voice, facial hair, physical constituent, steroid, female sex hormones, correct। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। दैट्स इट एंड आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। लेट्स गो थ्रू सर्टेन इंडेक्स क्वेश्चंस। Why cannot vitamin C be stored in the body? Because it is a water soluble vitamin. It moves out through the body. What product would be formed when a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed? From what product would be formed when nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed? तो हाइड्रोलाइसिस करने पर न्यूक्लियोटाइड हमेशा क्या देता है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो थाइमिन आपका नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। दिस इज इट। अब आप देखो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के आपको एकदम इजी लगेंगे। मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। रिड्यूसिंग शुगर, टॉलरेंस और फेलिंग्स को जो रिड्यूस करता है। टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पावर हाउस ऑफ द सेल्स, प्रोवाइड एनर्जी। Classify the following into mono and disaccharide. You can do it. What do you understand by term glycosidic linkage? दो monosaccharide को जो लिंक करता है उसे glycosidic linkage कहते हैं। Glycogen क्या है? Stored food in animal body. Different from starch. Starch is stored food in plant body. Hydrolysis product of sucrose, glucose and fructose, lactose, glucose and galactose. खत्म। What is the basic structural difference between starch and cellulose? अब आपको अच्छे से आइडिया है। HI ब्रोमीन वाटर और HNO3 के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड, HNO3 के साथ सैकरिक एसिड, HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन। इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल जो बाहर से लेने पड़ते हैं, नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, NH2OH के साथ नहीं देता, NaHSO3 के साथ नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, पेंटा एसिटेट के हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ टेस्ट नहीं देता, अल्फा और बीटा फॉर्म में एक्सिस्ट करता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो गए। पेप्टाइड लिंकेज, दो अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड जिस तरह के लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें आपके अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिंक होते हैं। डीनेचुरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी, tertiary and quaternary structure of protein where the primary structure remains intact when it is treated at high temperature, high pH or very low temperature, low pH. What type of bonding helps in stabilizing of alpha helix structure? Hydrogen bonding. Globular and fibrous protein. Globular protein spherical होता है, water soluble होता है, fibrous straight chain parallel होते हैं and they are water insoluble, correct? Then you should write their examples. How do you explain amphoteric behavior of amino acid? तो उसके अंदर NH2COH ग्रुप दोनों होता है, COH H+ लूज करता है और NH3+ एंड CO- बनाकर स्वेटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या है? बायोकैटलिस्ट है। इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर डू नॉट गेट डिस्टर्बेड, सेकेंडरी टर्शियरी गेट डिस्टर्बेड। विटामिन्स can be classified as A, B, C, D, E and K. Responsible for coagulation of blood, vitamin K. Vitamin A and C are essential to us. You can write that. Nucleic acids and their important function we have done. Nucleoside, nucleotide अभी just किया है। Two strands in DNA are not identical but complementary. तो ये बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि A के साथ डायरेक्टली A ही अटैच होता है, A के साथ T अटैच होता है, G के साथ C अटैच होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस, तो डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
ये हो गया इनका फंक्शनल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल डिफरेंस, डीएनए के अंदर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है, आरएनए के अंदर सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। एंड you know what, we have finished all the NCERT question, all the index question within 1 hour and 5 minutes. That is more than enough for this particular chapter, and I don't think you need to do any other thing after taking it line by line. मतलब हमने फुल धमाल कर दिया बेटा, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। 7 नंबर आपके फिक्स है, फिक्स, ध्यान रख लो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करिए, जिसने कर ली 7 नंबर के लिए रोना बंद कर दोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मेक श्योर टू बी द सॉरी मेक श्योर टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, और अपनी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी बहुत सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डीएनए ब्लॉक को लाइन बाय लाइन कवर करना जरूरी है अगर आप अपने मार्क्स उसके पक्के करना चाहते हैं तो दैट वाज इट माय स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। प्लीज 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 अब आप अपना 100% दीजिएगा। मैम ने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, सारे अच्छे से करके जाइएगा। एंड दैट वाज इट, थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।